सुबह की पहली सुनहरी किरणें जब सलवन के घने पेड़ों की चोटियों को छूती थी, तो पूरा जंगल मानो धीरे धीरे जाग उठता था। ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच हल्की धुंध तैरती रहती, पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती और दूर कहीं पक्षियों की मधुर पुकार हवा में घुल जाती। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू थी और हर तरफ जीवन की हलचल। इसी विशाल जंगल के बीच एक खुला सा घास का मैदान था, जहां हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। झुंड के बीच सबसे आगे खड़ा था महागज। उसका विशाल शरीर, शांत आंखें और धीमी मगर दृढ़ चाल उसे बाकी हाथियों से अलग बनाती थी। जब वो चलता, तो बाकी हाथी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चल पड़ते। उसके आसपास झुंड को एक अनकहा भरोसा महसूस होता था। थोड़ा पीछे धवलदंत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल भले ही धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में जंगल के कई सालों की यादें थी। उसने इस जंगल को हर मौसम में देखा था। बरसात की गूंजती नदियां, सूखे की कठोर गर्मी और तूफानों की गर्जना। कई बार वो रुककर किसी पुराने पेड़ को देखता, जैसे उससे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। पास ही चिन्नू अपने छोटे छोटे कदमों से इधर उधर भाग रहा था। कभी वो तितलियों के पीछे दौड़ता, तो कभी पानी के छोटे गड्ढों में अपनी सूंड डालकर खेलता। उसकी हरकतों पर मातंगी की नजर बनी रहती। वो झुंड के बच्चों के चारों ओर ऐसे घूमती जैसे कोई मजबूत दीवार हो। जब भी कोई बच्चा ज्यादा दूर जाने लगता, वो हल्की सी चिंगाड़ से उसे वापस बुला लेती। जंगल में सब कुछ संतुलन में था। बंदरों के झुंड ऊंची डालियों पर कूदते फांदते, हिरणों के समूह सावधानी से घास चरते और रंग बिरंगे पक्षी हवा में गोल चक्कर लगाते। सलवन अपने भीतर अनगिनत जीवनों को समेटे हुए शांत सांस ले रहा था। महागज धीरे धीरे झुंड को लेकर जीवनधारा नदी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिरती, जैसे किसी ने हरे कालीन पर सुनहरी चादर बिछा दी हो। लेकिन उसी समय हवा में एक अजीब सी गंध तैरने लगी। धवल दंत अचानक ठिठक गया। उसने अपनी सूंड उठाकर हवा को सूंघा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता की हल्की रेखा उभर आई। बहुत दूर, कहीं बहुत दूर से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। महागज ने भी सिर उठाकर क्षितिज की ओर देखा। पेड़ों के पीछे आसमान के एक कोने में हल्का सा धुंधला धुआं ऊपर उठता दिखाई दे रहा था। जंगल अभी भी शांत था, पक्षी अभी भी गा रहे थे, हवा अभी भी ठंडी थी। लेकिन उस धुएं की पतली लकीर मानो किसी आने वाले तूफान की चुप चेतावनी थी। और सलवन के गहरे दिल में कहीं दूर धधक नाम की आग धीरे धीरे जाग रही थी। धवलदंत की चिंता अभी शब्द भी नहीं बन पाई थी कि अचानक सलवन के गहरे हिस्सों से हवा का एक गर्म झोंका उठा। उसी पल कहीं दूर से एक तेज फटाक जैसी आवाज गूंजी, मानो सूखी डालियां एक साथ टूट गई हों। और फिर जंगल की खामोशी टूट गई। पेड़ों के पीछे से नारंगी लपटें अचानक आसमान की ओर उठने लगी। सूखी पत्तियों और घास ने आग को जैसे रास्ता दे दिया हो। देखते ही देखते छोटी सी चिंगारी एक भयानक दहकती दीवार बन गई। हवा के हर झोंके के साथ आग और तेजी से फैलने लगी। धुआं आसमान में काले बादलों की तरह फैल गया। पेड़ों की ऊंची शाखाएं जलने लगी। सूखी लकड़ियां चटक कर टूट रही थी। लपटें ऐसी गर्जना कर रही थी जैसे कोई क्रोधित दानव पूरे जंगल को निगलने निकल पड़ा हो। और तभी जंगल में अफरातफरी मच गई। हर दिशा से जानवर भागते हुए दिखाई देने लगे। हिरणों के झुंड पागलों की तरह दौड़ रहे थे। बंदर डर से चिल्लाते हुए पेड़ों से पेड़ों पर छलांग लगा रहे थे। पक्षियों के बड़े बड़े झुंड घबराकर आसमान में बेतरतीब उड़ने लगे। जंगली सुअर और नीलगाय धुएं से बचने के लिए रास्ता खोजते हुए भाग रहे थे। पूरा सलवन मानो डर से कांप उठा था। महागज ने जोर से चिंगाड़ मारी। उसकी आवाज गूंजते हुए जंगल में फैल गई। सब मेरे पीछे आओ। हाथियों का झुंड तुरंत एक साथ सिमट गया। मातंगी बच्चों को अपने बीच में समेटते हुए आगे बढ़ी। धुएं के मोटे गुबार अब उनके चारों तरफ फैलने लगे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।
महागज तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने का रास्ता साफ नहीं था। जहां भी वो देखता, कहीं न कहीं आग की लाल लपटें पेड़ों को निगल रही थी। तभी धवलदंत ने भारी आवाज में कहा, महागज, जीवनधारा नदी की ओर, वही रास्ता सुरक्षित हो सकता है। महागज ने तुरंत दिशा बदल दी। झुंड अब नदी की ओर भागने लगा, लेकिन धधक इतनी आसानी से रास्ता छोड़ने वाली नहीं थी। तेज हवा ने आग को और भड़का दिया। एक जलता हुआ पेड़ जोर से चरमराया और अचानक उनके रास्ते के पास गिर पड़ा। चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगी। झुंड घबरा गया। इसी अफरातफरी में छोटा चिन्नू डरकर पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों में घना धुआं भर गया था और उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मां, वो घबराकर चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसके सामने आग की एक पतली दीवार भड़क उठी। चिन्नू अब झुंड से अलग हो चुका था। चारों ओर धुआं, दहकती लपटें और गिरते हुए जलते पेड़। मातंगी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जैसे थम गया। चिन्नू, लेकिन अब चिन्नू आग और धुएं के बीच अकेला खड़ा था और धधक की लपटें तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। धुआं अब पूरे सलवन के ऊपर फैल चुका था। आग की लपटें दूर दूर तक आसमान को लाल कर रही थी। जंगल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा वन चौकी घर था। वही वन रक्षक अर्जुन सिंह अपनी सुबह की गश्त से लौटकर नक्शे देख रहा था। तभी उसकी नजर अचानक क्षितिज की ओर उठते घने धुएं पर पड़ी। वो तुरंत बाहर निकल आया। दूर जंगल की दिशा में आसमान काला पड़ रहा था और बीच बीच में आग की हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। जंगल में आग, अर्जुन धीरे से बुदबुदाया। उसी समय पास के गांव का युवक मोहन हाफता हुआ दौड़ता हुआ चौकी तक पहुंचा। अर्जुन भैया, उसने घबराई आवाज में कहा, सलवन के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई है। मैंने पहाड़ी से देखा, आग तेजी से फैल रही है। अर्जुन ने गंभीर नजरों से जंगल की ओर देखा। वो इस जंगल को वर्षों से जानता था। उसे हर रास्ता, हर जलधारा और हर जानवर का इलाका याद था। अचानक उसके मन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। महागज का झुंड, उसने धीमे लेकिन चिंतित स्वर में कहा। मोहन चौंक गया। हाथियों का झुंड? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, इस मौसम में वे अक्सर जीवनधारा नदी की तरफ जाते हैं और अगर आग उसी दिशा में फैल रही है तो वे बीच जंगल में फंस सकते हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। दूर से उठता धुआं अब और घना हो गया था। अर्जुन की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यह हजारों जिंदगियों का घर है। अगर आग बढ़ी तो न जाने कितने जीव फंस जाएंगे। मोहन ने भी जंगल की ओर देखा। हम इंसान ही तो हैं जिन्होंने कई बार जंगल को खतरे में डाला है, लेकिन अगर आज हम मदद न करें तो शायद ये जंगल हमें कभी माफ नहीं करेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने तुरंत अपना वायरलेस उठाया और वन विभाग को संदेश भेजा। सलवन क्षेत्र में बड़ी आग लगी है, तुरंत फायर टीम और पानी के टैंकर भेजे जाएं। जंगल के अंदर जानवर फंसे हो सकते हैं, खासकर हाथियों का झुंड। संदेश भेजने के बाद उसने नक्शा जमीन पर फैला दिया। उसकी उंगली धीरे धीरे जंगल के रास्तों पर चलने लगी। अगर हम यहां से पहुंचे, उसने एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया, तो हम आग को इस तरफ से रोक सकते हैं और जानवरों को जीवनधारा नदी की ओर रास्ता दे सकते हैं। मोहन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो चलिए, देर करने का वक्त नहीं है। अर्जुन ने अपनी जीप की चाबी उठाई। दूर सलवन के अंदर धधक की लपटें और तेज हो रही थी और उसी आग के बीच कहीं छोटा चिन्नू अकेला खड़ा था। लेकिन अब जंगल की ओर इंसानों का एक काफिला भी बढ़ने वाला था। एक ऐसा काफिला जो शायद जीवन और विनाश के बीच खड़ी आखिरी उम्मीद बन सकता था। धधकती लपटों और घने धुएं के बीच सलवन का जंगल अब किसी युद्ध भूमि जैसा दिखने लगा था। हवा के हर झोंके के साथ आग और तेजी से फैल रही थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं जलती हुई नीचे गिर रही थी और जमीन पर सूखी घास को तुरंत अपनी चपेट में ले लेती थी। इसी बीच अर्जुन सिंह की जीप धूल उड़ाती हुई जंगल की ओर बढ़ रही थी।
उसके पीछे वन विभाग की 2 गाड़ियां और पानी के टैंकर भी तेजी से आ रहे थे। रास्ते भर आसमान लाल चमक रहा था। हमें जल्दी करना होगा, अर्जुन ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा। अगर हाथियों का झुंड जीवनधारा तक नहीं पहुंचा तो वे आग के घेरे में फंस सकते हैं। मोहन ने दूर उठते धुएं को देखते हुए सिर हिलाया। कुछ ही देर में वे उस संकरी पगडंडी तक पहुंच गए जो सीधे जंगल के अंदर जाती थी। गाड़ियों को वहीं रोकना पड़ा। आगे रास्ता इतना तंग था कि पैदल ही जाना पड़ता। वन कर्मियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ लोग पानी की मोटी पाइप लेकर आग के किनारों पर पानी डालने लगे ताकि लपटें फैलने से रोकी जा सकें। कुछ लोग पेड़ों और झाड़ियों को काटकर एक खुला रास्ता बनाने लगे। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, इस तरफ रास्ता खाली करो। जानवरों को नदी की ओर निकलने देना होगा। उधर जंगल के भीतर महागज अपने झुंड को संभाले हुए था। घना धुआं उनकी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन महागज की चाल अभी भी मजबूत थी। वो लगातार चिंघाड़ कर झुंड को एक साथ बनाए रख रहा था। मातंगी बच्चों को अपने बीच में लेकर आगे बढ़ रही थी। धवलदंत धीरे धीरे चलते हुए रास्ते को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जीवनधारा ज्यादा दूर नहीं होगी, उसने भारी सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया। आग की लपटें अचानक एक नए दिशा में भड़क उठीं और सामने की झाड़ियों में फैल गई। झुंड रुक गया। महागज ने तुरंत दिशा बदलने की कोशिश की और जोर से चिंघाड़ा, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे रहो। उसी अफरातफरी में छोटा चिन्नू, जो किसी तरह फिर से झुंड तक पहुंच गया था, डर कर एक तरफ हट गया। उसके छोटे कदम फिसल गए और वो एक गिरे हुए जले पेड़ के पास जा पहुंचा। अचानक उस पेड़ की जलती शाखा टूटकर उसके बिल्कुल सामने गिर पड़ी। चिन्नू डर से वही ठिठक गया। चारों ओर धुआं, जलती लकड़ियां और तेज होती आग। मातंगी ने उसे देखा तो उसकी चिंगाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उधर दूर से अर्जुन और वनकर्मी भी हाथियों की आवाज सुन चुके थे। अर्जुन ने उत्साह से कहा, वे यही कहीं हैं। अगर हम रास्ता साफ रख पाए तो वे नदी तक पहुंच सकते हैं। एक तरफ इंसान आग से लड़ते हुए रास्ता बना रहे थे, दूसरी तरफ महागज अपने झुंड को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धधक की लपटें अभी भी उनके चारों ओर घेरा बनाती जा रही थी और उस जलते जंगल के बीच छोटा चिन्नू फिर से सबसे बड़े खतरे के सामने खड़ा था। फिर भी दूर कहीं जीवनधारा की ठंडी हवा बह रही थी और उसी हवा में उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी। एक्ट 5। धुएं की मोटी परत अब पूरे जंगल पर छा चुकी थी। हवा गर्म और भारी हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ आग की लपटों की गर्जना सुनाई दे रही थी। सलवन मानो जलती हुई भूल भुलैया बन चुका था। महागज ने चारों ओर देखा। एक तरफ दहकती झाड़ियां, दूसरी तरफ गिरते हुए जलते पेड़ और पीछे से तेजी से बढ़ती आग। अब झुंड लगभग आग के घेरे में आ चुका था। मातंगी घबराकर चिन्नू की ओर बढ़ी। छोटा चिन्नू अभी भी उस जलती शाखा के सामने कांपता खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मातंगी ने तेजी से अपनी सूंड से जलती शाखा को किनारे धकेला और चिन्नू को अपने पास खींच लिया। लेकिन तभी सामने की दिशा से भी लपटें उठने लगी। धवलदंत ने भारी सांस लेते हुए कहा, महागज, अगर हम रुके तो आग हमें चारों तरफ से घेर लेगी। महागज कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आग की लपटें चमक रही थी, लेकिन उनमें डर नहीं था। फिर उसने अचानक जोरदार चिंगाड़ मारी। उसने सामने की ओर देखा, जहां धुआं थोड़ा कम था। उसी दिशा में अर्जुन और वनकर्मी आग से लड़ते हुए रास्ता साफ कर रहे थे। महागज ने एक साहसिक निर्णय लिया। वो सीधे उसी दिशा में बढ़ गया। पहले कुछ कदम, फिर तेज कदम और फिर पूरा झुंड उसके पीछे चल पड़ा। उधर अर्जुन और उसकी टीम भी तेजी से काम कर रहे थे। पानी की धाराएं आग के किनारों को भिगो रही थी और कटे हुए पेड़ों से एक चौड़ा रास्ता बन चुका था। अचानक धुएं के बीच से अर्जुन ने विशाल परछाइयां हिलती हुई देखी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वे आ रहे हैं, उसने धीरे से कहा।
कुछ ही पल बाद धुएं को चीरते हुए महागज सामने आ गया। एक पल के लिए इंसान और हाथी आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ आग की रोशनी चमक रही थी। महागज ने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने धीरे से हाथ ऊपर उठाया, मानो कह रहा हो, हम तुम्हारी मदद के लिए हैं। कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी रही। फिर महागज ने अपनी सूंड नीचे की और धीरे से आगे बढ़ गया, मानो उसने इंसानों पर भरोसा कर लिया हो। अर्जुन तुरंत चिल्लाया, रास्ता खुला रखो, उन्हें नदी तक जाने दो। वनकर्मी दोनों तरफ हट गए और पानी से आग को रोकते रहे। अब हाथियों का पूरा झुंड उस खुले रास्ते से तेजी से आगे बढ़ने लगा। धुएं के बीच दौड़ते कदम, जलते पेड़ों की चटकती आवाजें और बीच बीच में महागज की गूंजती चिंगार। कुछ ही देर बाद हवा अचानक ठंडी होने लगी। धुएं के बीच से चमकती हुई एक चांदी जैसी लकीर दिखाई दी। वो थी जीवनधारा नदी। महागज सबसे पहले पानी में उतरा। उसके पीछे पूरा झुंड धीरे धीरे नदी में उतर गया। जैसे ही ठंडा पानी उनके पैरों को छूने लगा, कई हाथियों ने राहत की गहरी आवाज निकाली। चिन्नू तो खुशी से पानी उछालने लगा। मातंगी ने उसे प्यार से अपनी सूंड से छू लिया। नदी के किनारे खड़े अर्जुन और मोहन ये सब देख रहे थे। जलता हुआ जंगल अभी भी पीछे धधक रहा था, लेकिन जीवनधारा के ठंडे पानी में अब जीवन सुरक्षित था। अर्जुन ने धीमे से कहा, आज जंगल ने इंसानों पर भरोसा किया है। दूर नदी में खड़े महागज ने एक बार फिर जोर से चिंगाड़ मारी। उसकी आवाज धुएं से भरे आसमान में गूंज उठी, मानो सलवन के जीवित रहने की घोषणा हो। धुएं से भरा आसमान अब धीरे धीरे हल्का होने लगा था। जीवनधारा नदी के ठंडे पानी में खड़े हाथियों का झुंड धीरे धीरे शांत हो रहा था। कुछ देर पहले जो जंगल गरजती आग से कांप रहा था, अब वहां दूर दूर तक बस धुएं की परतें उठती दिखाई दे रही थी। महागज नदी के बीच खड़ा था। पानी उसकी टांगों से टकराकर लहरें बना रहा था। उसके चारों ओर पूरा झुंड सुरक्षित खड़ा था। मातंगी अपने पास खड़े चिन्नू को प्यार से सूंड से सहला रही थी। अभी कुछ देर पहले तक जो छोटा सा बच्चा डर से कांप रहा था, अब वो पानी में खेलते हुए छोटी छोटी छींटे उछाल रहा था। धवल दंत ने धीरे से सिर उठाकर जलते जंगल की दिशा में देखा। सलवन के कई हिस्सों में अब भी धुआं उठ रहा था, लेकिन लपटें पहले जैसी भयानक नहीं थी। दूर दूर वन कर्मियों की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। पानी की धाराएं अब भी कुछ जगहों पर आग की आखिरी चिंगारियों को बुझा रही थी। धीरे धीरे धधक की ताकत कम पड़ रही थी। नदी के किनारे खड़े अर्जुन और मोहन चुपचाप उस दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरों पर थकान थी, कपड़े राख और धूल से भरे हुए थे, लेकिन आंखों में एक गहरी संतोष की चमक थी। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। पानी में खड़े विशाल हाथियों का झुंड शांत था। महागज की नजर भी उसी दिशा में उठी। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें फिर मिली। इस बार वहां डर नहीं था, नहीं कोई चुनौती, बस एक गहरा मौन स्वीकार, मानो जंगल और इंसान दोनों एक दूसरे को समझ गए हों। महागज ने धीरे से अपनी सूंड उठाई और आकाश की ओर एक लंबी गूंजती चिंगार की। उसकी आवाज जीवनधारा के पानी पर फैलती हुई दूर तक चली गई। जंगल के धुएं भरे आसमान में वो आवाज किसी घोषणा की तरह गूंज रही थी। ये सिर्फ एक झुंड के बचने की आवाज नहीं थी, ये सलवन के जीवित रहने की आवाज थी। हवा में अब राख की गंध के साथ नदी की ठंडी नमी भी घुलने लगी थी। जलते पेड़ों के बीच कहीं कहीं से हरे पत्तों की झलक फिर दिखाई देने लगी थी। प्रकृति घायल थी, लेकिन जीवित थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, जंगल को बचाने के लिए कभी भी इंसानों को भी जंगल का हिस्सा बनना पड़ता है। मोहन ने नदी की ओर देखा, जहां चिन्नू पानी में खेलते हुए अचानक जोर से सूंड उठाकर आवाज करने लगा। बाकी हाथियों ने भी धीरे धीरे उसका साथ दिया। कुछ ही पलों में नदी के ऊपर हाथियों की गूंजती आवाजें भर गई। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी धुएं से भरे आसमान को चीरते हुए नदी पर पड़ रही थी। पानी चमक रहा था। हाथियों की परछाइयां लहरों में लंबी होकर फैल रही थी।
पीछे धुआं छोड़ता सलवन खड़ा था और सामने जीवन धारा बह रही थी, शांत, ठंडी और अटल। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे जंगल और इंसान दोनों ने एक साथ ये वादा किया हो कि जब भी प्रकृति पुकारेगी, वे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद है। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।